नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम संसद दिन भर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें, 20 घंटे में मुंबई से श्रीनगर पहुंचेंगे यात्री। संसद में नितिन गडकरी ने बताया देश का रोड मैप। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने और सड़क आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए 62,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर चल रहा काम। राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 पर हुई चर्चा। सरकार का कहना है कि वित्तीय सुधारों ने क्षेत्र की प्रगति के लिए सभी बाधाओं को किया दूर। 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा जारी। विपक्ष का आरोप, बजट हुआ कम। पक्ष ने कहा प्रधानमंत्री की सोच और संकल्प के कारण आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में भर रहा है उड़ान। और 12 निर्बाध बैठकों के बाद तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के व्यवधान के चलते शून्यकाल के दौरान राज्यसभा स्थगित। 2019 के मानसून सत्र में बना था 13 निर्बाध बैठकों का रिकॉर्ड। सदन दिन भर में अब लोकसभा में हुई आज की कार्रवाई से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चली। प्रश्नकाल के दौरान कृषि और कल्याण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, भारी उद्योग, गृह, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे गए। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग के बजट अनुदानों की मांग पर हुई चर्चा का जवाब नितिन गडकरी ने दिया। इसके बाद 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से कृषि के लाभ के साथ साथ रोजगार के अवसर और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लेह लद्दाख और श्रीनगर में चल रही कई सड़क परियोजनाओं से सदन को अवगत करवाया। जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जॉन केनेडी करने की सरकार का एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि हमारे रोड, हमारे प्रॉस्पेरिटी, एक ट्रक यहाँ से निकलता तो मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते हैं। अब अध्यक्ष हमारा दिल्ली और मुंबई हाईवे बनने के बाद एक कार से 12 घंटे में जाएगा और ट्रक 22 घंटे में जाएगा। तो आधे से ज़्यादा अगर समय बचेगा, मशीन कम होगी तो डीजल जो है वो भी कम होगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो हम लोग जो पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमने नोट्स निकाले हैं, सबसे तीर्थ स्थल है जहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है, उसको हमारे लोगों ने 4.5 महीनों में आप जोजिला टनल देखने के लिए आप रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की हमने हर समय कोशिश की, एडवेंचर स्पोर्ट्स को, ओली। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक कास्ट। अगर हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग जो पोर्ट कनेक्टिविटी जो हमने नोट्स निकाले हैं, वो गतिशक्ति में भी 800 नोट्स निकाले हैं। केवल डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से नहीं जोड़ रहे, पोर्ट्स को जोड़ रहे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को जोड़ रहे, फिशिंग के लिए जोड़ रहे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जोड़ रहे। तो स्वाभाविक रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा करना होगा तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमको वायबल होना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव बनना होगा, और कॉम्पिटिटिव बनना होगा तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। और इसलिए ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जिसका उल्लेख सम्मान्य सदस्यों ने किया था कि आज देश का 70% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड पर है। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि जो नए एनएच बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब यह है कि पुराने रोड को हमने छोड़ दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग के बजट अनुदानों की मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार 28 हाईवे पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग रोड कम रनवे बनाने की दिशा में काम कर रही है। ये
हवाई जहाज़ की बात हुई कि रोड पर हवाई जहाज़ उतरना। अब मेरा एक कंसेप्ट है, शिंदे जी आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं 28 नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग रोड कम रनवे बना रहा हूँ। ये जो एयर स्ट्रिप बनी है वहाँ 300 मील एयरपोर्ट नहीं है। राजस्थान में हम गए थे बागमेर में, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक छोटा सा एक 2 विमानों के लिए एक छोटा एयरपोर्ट बनाओ आप। जब विमान उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा बंद होता है वैसा रोड ट्रैफिक बंद हो जाएगा, विमान उतर के एयरपोर्ट चला जाएगा। एयर स्ट्रिप मैंने फुकट में बना दिया आपको एक 3-4 करोड़ का एयरपोर्ट बना लो, लगे तो लाइट भी लगा दो उसमें, नाइट लैंडिंग में हो जाएगा, मैं अनुमति दे दूंगा। और मेरा कैपिटल जो है कुछ नहीं, 0 है, मैंने आपके लिए बना के दिया, रोड कम है वो। और जब वो प्लेन उड़ने के लिए आएगा तो फिर रोड ट्रैफिक बंद करो, आएगा उड़ जाएगा, फिर रोड चालू हो जाएगा। अब दिन में 2-3 जाते हैं। अभी ये बागमेर गया था, बाड़मेर, जहाँ से पाकिस्तान दिखता था, वहाँ 300 किलोमीटर एयरपोर्ट नहीं है। आप उड़ान स्कीम में छोटे छोटे प्लेन लगा दो, चालू कर दो, तो इन लोगों का फायदा हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्री ने देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होने का जिक्र करते हुए कहा कि लोग मरते रहें और हम देखते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। गडकरी ने कहा कि लोगों में कानून के प्रति सम्मान और डर जरूरी है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि कई लोग ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का पालन नहीं करते। गडकरी ने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना सुधार नहीं हो सकता है। मैं आप सबको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते हैं, कोई कोविड में जितने लोग नहीं मरते हैं, रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोवर्ग के 65% लोग हैं, यंग लड़के हैं। परसों में हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, इनको मालूम होगा। एक गाड़ी में वर्धा के रामदास तड़स यहाँ बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके गांव के ढाबे में गए, वहाँ खाना खाया और वहाँ से आते समय 140 किलोमीटर के स्पीड से 7 बच्चे MBBS पार्ट 1 के होशियार लड़के, पूरी गाड़ी अंदर गई और 7 के 7 मर गए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसके बारे में जनता के सहयोग के बिना, लोगों के सहयोग के बिना और लोक प्रतिनिधियों के सहयोग के बिना ये मामला नहीं निपटा जा सकता। लोकसभा में 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट को और बढ़ाना चाहिए। फ्यूल प्राइसेस सर 6 टाइम्स ये बढ़ चुकी हैं 2022 तक सर। मार्च 15 से 18% सीधी ये मतलब इतना टन रेट बढ़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और सर खास तौर पे मैं देख रहा था भी जो टोटल घाटा है डेथ में 50,000 करोड़ में ये हमारी इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री जाएगी। और पिछले 15-20 साल से सर बड़ी कंपनियां आई, लेटेस्ट जो बंद हुई है एक जो बड़ी हमारी मशहूर कंपनी थी वो अभी थोड़े टाइम पहले बंद हुई है। तो इसलिए ये क्यों आती हैं इतनी, फिर क्यों बंद हो जाती हैं, इसका कारण भी तो देखना चाहिए। और जो पे है, चाहे हमारा अब टाटा ने ले लिया, दुख तो होता है, चलो कैसे वो आखिर पैसा तो टैक्स पेयर का जा रहा था, इसीलिए अब उन्होंने पे कट की है। बहाना सर अब जो प्री पेंडेमिक था वहां तक वो हम मार्केट आ चुके हैं बराबर उसके, पर वो कट है जो मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत थोड़ा मिनिमम कट है, लेकिन जो कट है वो स्टाफ के ऊपर है, चाहे वो एयर होस्टेस हों, चाहे वो पायलट्स हों या दूसरे। अब सर कितनी देर ये बहाना लगा के बैठे रहें। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के सांसद महेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच और संकल्प के कारण आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ान भर सकता है और उड़ रहा है। एक ऐसी सरकार देशवासियों ने बनाई है महोदय, आज़ादी के 70 वर्षों में 2014 में हमारी सरकार बनी, 67 वर्ष बनाम 7 वर्ष, 67 वर्षों में मात्र 75 हवाई पट्टियां ऐसी थी जिन पर हवाई उड्डयन होता था, हवाई जहाज उतरते जाते थे। आज इन 7 वर्षों के समय में यह संख्या 130 हो गई है, यानी 73% का इजाफा हवाई पट्टियों में। ये एक कल्पना का विषय है।
एक सोच का विषय है। मैं बधाई देता हूं हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि जिन्होंने इस दिशा में नए कदम उठाए। आज एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन हमारे मंत्री जी सिंधिया जी ने उस पर कंट्रोल लगाया और आज और बहुत बड़ा काम किया है हमारे सरकार ने इस विषय पर। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए JKNC सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि नागर विमानन एक दम तोड़ता हुआ मंत्रालय है और इसके लिए जो एलोकेशन हुआ है वो नाकाफी है। प्राइवेट एयरलाइंस खुद ही अपना फेयर डिसाइड करें। आपको सरप्राइज होगा, अचंभा होगा कि कभी कभी दिल्ली दुबई, दिल्ली लंदन से ज़्यादा किराया होता है श्रीनगर दिल्ली का। कभी कभी 50,000 तक श्रीनगर दिल्ली का किराया जाता है। वो इस वजह से कि रेगुलेट नहीं हो रहा। देखिए, हमारा एक वेलफेयर स्टेट है। अगर आपने ये कहा कि नहीं, जो हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ की बात की, तो कैसे हो सकता है वो पूरा वो सपना, अगर आप रेगुलेट ना करें, ये रैशनलाइज ना करें जो एयरफेयर है। तो ख़ासकर जब हमारा जो नेशनल हाईवे 44 जब क्लोज़ होता है, तो उस वक्त एक्सप्लॉइट करके एक सिचुएशन, हमारे जो प्राइवेट एक्टर्स हैं, वो प्राइवेट एक्टर्स उसका लाभ उठाते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, और 4 गुना 5 गुना वो किराया बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर तभी आपका जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये सपना है कि हवाई चप्पल से फिर हवाई जहाज़ और बाकी ये ऐसे जो है आम नागरिक के लिए, तभी वो पूरे हो सकते हैं। नागौर से RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार को आमूलचूल बदलाव करने होंगे, तभी इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। ये बात सही कि हर स्तर पर प्रभावित समाज की कमी, कंपनी प्रबंधन का दूरदृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण, कुशल नेतृत्व का अभाव, कमजोर प्रबंधन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन, प्रबंधकों में अनुभव व प्रशिक्षण कमी, कर्मचारियों की उपेक्षा, यात्रियों की आवश्यकताओं की अनदेखी इत्यादि से विमान कंपनियों को सफलता नहीं मिल पाती है। इस पर भी मंत्री जी को ध्यान देना होगा। विमानन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को विमान नीति में आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है। विमान क्षेत्र में दीर्घकालिक ढांचागत सुधार किए बिना कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बैंकों, DGCA द्वारा ऐसे कदम उठाना आवश्यक है जिनसे विमान कंपनियां घाटे के दुष्चक्र से बाहर निकल सके। समझ महोदय, हवाई अड्डों के निजीकरण से देश के नागरिकों के मन में एक शंका ये रहती है कि अगर विमान मंत्रालय में जो वर्तमान में पद सर्जित है उनमें कितनी कटौती होगी, हवाई क्षेत्र में भविष्य में इसका सरकारी नौकरियों में क्या असर पड़ेगा, कितने पदों को कम किया जाएगा, कितने पद कम होंगे, इस पर मंत्री जवाब देते, इस पर जरूर दें। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए सिलचर से BJP सांसद राजीव रॉय ने कहा कि उड़ान योजना ने आम लोगों के सपने को एक नया पंख दिया है। महोदय, मैं बोलना चाहता हूं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में 2014 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है। 2014 से पहले करीब 92 एयरपोर्ट्स थे। अभी 8 साल हुए, वी हैव मेड 62 न्यू एयरपोर्ट्स, of which 136 are totally 136 are functional, and we will be having 154 airports in the next few years, in the coming 4 years, of which there will be 21 greenfield airports. महोदय, 2014 से पहले ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट 225 था और ये 8 साल में 7 गुना मल्टीप्लाई होके भारत में आज 1657 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, which has seen a 7 times multiplication. महोदय, एक चीज मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं। जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 सिविल एविएशन इंडस्ट्री रिकॉर्डेड a growth of 20.3%, which is the highest ever recorded growth in the entire world for one financial year. और सदन दिन भर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा में हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सदन दिन भर में। अब रुख करते हैं राज्यसभा की आज की कार्यवाही की ओर। राज्यसभा में आज जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 को विचार और वापसी के लिए ले लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को उच्च सदन में विचार के लिए पेश किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
वहीं भाजपा के सांसद अनिल जैन ने कहा कि एनडीए सरकार ने जम्मू कश्मीर की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सुधारों के जरिए क्षेत्र में चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 पर अपनी अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं इस चर्चा के कुछ अंश। आपको समझ आएगा how much they want to invest in Kashmir. But to invest in Kashmir, you first have to create a climate for them. If there's no climate for them, who's going to invest? आप वहां शिकारे वालों से पूछिए, उनकी हालत क्या है। आप वहां के बोटमैन से पूछिए, उनकी हालत क्या है। आप वहां जो वहां पर जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो ढोते हैं सामान, उनसे पूछिए, उनकी हालत क्या है। बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 23,434 युवाओं को 407 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, 22-23 के बजट में पर्यटन के लिए 604 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले बजट से 80 करोड़ रुपए अधिक है। टूरिस्ट सेक्टर में बड़े पैमाने पर वृद्धि दर्ज की गई है। 7 साल में पहली बार 2021 दिसंबर में 7 साल में पहली बार 2021 दिसंबर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, 1.43 लाख टूरिस्ट आए और किसी भी बड़े होटल में जगह नहीं मिल रही थी। 100% ऑक्यूपेंसी देखी गई। अर्बन सीलिंग एक्ट लागू होनी चाहिए, जिससे जो भूमिपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे छीनना चाहिए और जन लोगों को ये जमीन मिलनी चाहिए। Sir, in the employment sector, they have mentioned in last 1.5 years, they have made 11,000 new employments, but there is no data how many indigenous people are being offered in the employment. जितने भी गांव है, गांव को रोड से जोड़ने के लिए आज हमारा जम्मू कश्मीर सरकार प्रयास कर रहे हैं। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्कीम के द्वारा अभी 12 रैंक से 4th रैंक देश में जम्मू कश्मीर आए हैं। ये विकास नहीं हो तो क्या है। 12 रैंक से लेकर 4th रैंक प्रधानमंत्री की सड़क योजना पहुंचा है। बहुत खूबसूरत जगह, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी जगह, गुलमर्ग उसके इर्द गिर्द के गांव, पानी नहीं पीने का। इस मोदी जी की सरकार ने हर घर जल, हर घर नल के कार्यक्रम के तहत उन दूर दराज के गांवों में पानी पहुंचा दिया है और उनको सबने जो है वो थैंक्स कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करिएगा कि आज जिस पानी को हमारी बहनें, हमारी मां दूर दराज वहां पे जाती थी और किसी तरह से झील से लेकर आती थी, कभी कभी वो पानी पीने वाला भी नहीं रह जाता था, आज हमारे घरों पे पानी आ रहा है, बिजली पहुंच गई है। आज तक हम 2022 में हैं और डेटा बता रहा है कि अब तक 1739 कश्मीरी पंडित्स वापस वहां पे अपॉइंट हुए हैं और 1098 अदर्स वर सिलेक्टेड फॉर द सेम जॉब्स। ये जॉब्स बनने थे एक्सक्लूसिवली फॉर कश्मीरी पंडित्स, वो भी उनको वादा खिलाफी हुई है। As on February 2nd, 2022, unemployment in Jammu and Kashmir has remained at 15%, which is much higher than the average of 6.57% in the rest of the country, sir. In the budget of 2022-23, the total revenue budget for the social sector is 23,060 crores. That is only 0.47% on labor and employment. मैं 500 एकड़ की जमीन है तुलमुल्ला कैंपस की, स्कैटर्ड है वो कैंपस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कैटर्ड है। हम कौन सी शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं? इतने वर्षों में क्या आपने किया वहां? क्या उनको जरूरत नहीं है? मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, 370 और कोविड मिलाकर के 32 महीने वहां स्कूल बंद रहे सर। बाकी देश में 4G 5G की अब बात कर रहे हैं,
डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन कोलैप्स किया हुआ था। Sir, more than 50% of the villages in Kashmir have no road and transport facilities, sir. The supply of electricity is very dismal. So education facilities are poor, sir. It has been reported that around 75 government schools recorded that less than 30% result, and sir, in 10th class examination, among them with 0% is 7, sir. Promotion of tourism is another point. Sir, I have the tourism for J&K is very valuable, and I am very happy to see that an allocation of 604.77 crore has been made under capital expenditure for the year 22-23, which is, very commendable again. जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 71,615 करोड़ रखा गया है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 41,365 करोड़ का सुझाव है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 67% और कैपिटल एक्सपेंडिचर 33%। 2/3 बजट का आपके डे टू डे खर्चे और ऐसे खर्चे में जा रहे हैं, जबकि 1/3 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। वहाँ की वास्तविक समस्या कहाँ है, क्या है, वो वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं। चाहे वो जम्मू रीजन के हों, चाहे वैली के रीजन को हों, उधर के हों, वहाँ की समस्याओं को समझ सकते हैं। क्या बजट में प्रोविजन किया? केसर की खेती धीरे धीरे खत्म हो जा रही, सारी दुनिया में उसकी मशहूर है। जो क्राफ्ट्समैनशिप है, दस्तकारी के काम होते हैं, लाजवाब कश्मीर के हैं, लेकिन अब जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। डल झील देखने सभी जाते हैं, हम लोग जब गए तो दिन में कहा कि नहीं जाएंगे, क्योंकि देखने दिन में इतना गंदी लगती है, इतना गंदी है, उसमें एक आध मशीन चल रही होती है। राज्यसभा की पिछली 12 बैठकें बिना किसी विशेष व्यवधान के संपन्न हुई थी, लेकिन आज सदन में व्यवधान हुआ। शून्यकाल के दौरान टीएमसी सदस्यों ने नियम 267 के तहत मूल्य वृद्धि पर अपने नोटिस को स्वीकार करने पर जोर दिया। गतिरोध की स्थिति बनते देख सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को स्थगित कर दिया। इस बजट सत्र के पहले भाग की अंतिम 8 पूर्ण बैठकें और दूसरे भाग की पहली 4 बैठकें बिना किसी स्थगन के संपन्न हुई थी। स्थगन के बिना सदन की 13 पूर्ण बैठकों का पिछला रिकॉर्ड 2019 के मॉनसून सत्र के दौरान बना था। उच्च सदन ने आज सोमवार को चीन में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर कुनमिंग से ग्वांगझू के लिए उड़ान भरने वाले चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक बोइंग 737-800 विमान दक्षिणी चीन की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सदन ने इस दुखद घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और दुख की घड़ी में चीन के लोगों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया है। 132 including 9 crew members, reportedly lost their lives when a China Eastern Airlines Boeing 737-800 crashed in mountains in southern China on a domestic flight flying from the southwestern city of Kunming to Guangzhou yesterday on 21st March 2022. The loss of precious lives in this tragic incident is indeed painful and unfortunate. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of China and conveys India's stand of solidarity with them in their hour of grief. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragic incident. और सदन दिन भर में आज बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।